अमेरिका में कहानी। अमेरिका में कहानी का उद्भव और विकास पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे। वॉशिंगटन इरविंग ने कहानी के आख्यान और शैली को सिरे से बदल डाला। इरविंग ने अमेरिकी कहानी को उपदेशात्मक की कैद से बाहर निकाला और उसे ऐसी प्रभाव उत्पादकता से नवाजा जिसने साहित्यिक राष्ट्रवाद की उन नई राहों को खोला जो क्रांति के समय से ही अमेरिकी मानस को पुकार रही थी। इरविंग ने अमेरिकी कहानी में ऐसे यादगार चरित्रों का सृजन किया जिनकी रोमांचक गाथाओं ने उन प्रश्नों से मुठभेड़ की जो क्रांति के बाद की नई दुनिया में अमानवीय अस्तित्व से प्रत्यक्षतः जुड़े थे। राष्ट्रीय अस्मिता के मुद्दों, लोकतांत्रिक समाज की बदलती धारणाओं, विविधताओं और गतिशीलता से युक्त समाज की भावनाओं और आकांक्षाओं तथा ग्रामीण और व्यावसायिक मूल्यों के अंतर्द्वंद के साथ इरविंग की कहानियों ने विश्वसनीय रिश्ता बनाया। इरविंग ने खिल्दड़पन से युक्त ऐसी शैली इजाद की जो ऊपर से तो गंभीरता का तिरस्कार करती प्रतीत होती है, मगर गहराई से देखने पर वह अमेरिकी लोकतंत्र से जुड़े गंभीर प्रश्नों को संबोधित करती है। इरविंग भी वह पहले लेखक थे जिन्होंने कलात्मक सौष्ठव से युक्त आख्यान के महत्व को समझा था। उन्होंने किस्सा गोई की कला को कहानी की विषय वस्तु के समकक्ष महत्वपूर्ण माना। इरविंग का स्पष्ट मानना था कि लंबे कथात्मक वेतान नीरस होने के बावजूद लोकप्रिय हो सकते हैं, क्योंकि लेखक पात्रों और कथानक के बूते पाठकों को पन्ने पलटने और पूरी किताब पढ़ने को प्रेरित कर सकता है। मगर कहानी ऐसी विधा है जो तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक कलात्मकता के प्रति लेखक का सजग और सतत समर्पण न हो। कहानी को जिस तरह इरविंग ने गढ़ा वह विविधतापूर्ण चरित्रों, सावधानी पूर्वक रचे गए परिदृश्यों और शैली के सूक्ष्म उतार चढ़ाव का अधिकार रखने वाले सजग साहित्यिक कला रूप का पर्याय बन गई। मगर इरविंग ने कहानी को जिस नई राह पर मोड़ा उस पर चलना आसान नहीं था। इस दौर में अमेरिका में कहानी विधा के विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा थी कहानी के सुस्थापित बाजार का अभाव। कहानी का ऐसा कोई बाजार अमेरिका में नहीं था जो कहानी लेखक को आलोचनात्मक अनुशंसा के साथ साथ जीविकोपार्जन का भी साधन मुहैया करा सके। यह एक ऐसी बाधा थी जिसने लेखकों को इरविंग द्वारा सुझाए गए कहानी के नवीन मार्ग पर चलने से हतोत्साहित किया। लेकिन बाजार के अभाव के बावजूद कहानी लेखक के रूप में इरविंग की सफलता एक सच्चाई थी। इसीलिए ज़्यादा नहीं तो कुछ लेखकों ने प्रेरित होकर कहानी लेखन के पथ पर कदम बढ़ाया। इनमें थे कुछ अच्छी कहानियाँ भी लिखी गई। फिर इनमें विलियम ऑस्टिन, जेम्स पॉडलिंग, विलियम क्वेलन बायट्रैंट की कहानियाँ उल्लेखनीय थी। कुछ महिलाओं ने भी कहानियाँ लिखी जो नए लोकतांत्रिक समाज में विशेष रूप से स्त्रियों की स्थिति पर केंद्रित थी। इसमें कैथरीन सिजेविक, एलिजा लेस्ली और लीडिया मारिया चाइल्ड नाम उल्लेखनीय है। यदि इरविंग को अमेरिकी कहानी का जनक होने का श्रेय प्राप्त है तो नैथलियन हॉथर्न और एडगर एलन पो इस नए कला रूप के संस्थापक और प्रतिष्ठापक के तौर पर सम्मानित है। उन्होंने कहानी की आख्यानिक संरचना और कथानक को मजबूती प्रदान की और इरविंग के लंबे विवरणों और दिलचस्प विषयांतरों के स्थान पर कलात्मक स्थापत्य के सुपुष्ट बोध को प्रतिष्ठित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने चरित्रों के विकास में मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मताओं को बखूबी इस्तेमाल करते हुए इसे अमेरिकी कहानी का स्थायी गुण बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने कहानी की विषय वस्तु का भी विस्तार किया और नए रूपों और नई विधाओं का कहानी में समावेश किया। एक कहानी लेखक के रूप में हॉथर्न की प्रसिद्धि उनकी महान ऐतिहासिक गाथाओं के कारण है। इन कहानियों में हम ऐतिहासिक तथ्यों की दुनिया से निकलकर अति
यथार्थ के बिंबों से आक्रांत उन मनोवैज्ञानिक दृश्यों में प्रवेश कर जाते हैं जो ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा के मूलभूत मुद्दे को प्रश्नांकित करते हैं। ये कहानियाँ अमेरिका, अतीत और मानव चित्त से संबंधित असुविधाजनक सच्चाइयों को उजागर करती है। फिर भी अपने समय में हॉर्थन को प्रशंसा मिली सहृदय शब्द चित्रों, अन्योक्तित परक कहानियों के लिए। ये संभवतः पहले अमेरिकी लेखक थे जिन्होंने विज्ञान कथाएं लिखी। उन्होंने बच्चों के लिए भी लोकप्रिय कहानियां लिखी। एडगर एलन पो को ऐसे कहानीकार के रूप में याद किया जाएगा जिसने अमेरिकी रोमानी गाथाओं को महत्वपूर्ण साहित्यिक उपलब्धि के रूप में प्रतिष्ठित किया। पो ने डरावनी कहानियों को एक गंभीर साहित्यिक विधा में रूपांतरित किया और अमेरिका साहित्य में जासूसी कहानियों का आविष्कार किया। पो ने कहानी को एकान्वित पर जोर दिया और कहा कि कहानी के प्रत्येक तत्व को इस एकान्वित प्रभाव की वृद्धि करने में योग देना चाहिए। पो ने ऐसी कहानियां रची जो एक तरफ कलात्मक गहराई से परिपूर्ण तो दूसरी तरफ इतनी छोटी कि उन्हें एक बार में ही पढ़ा जा सकता है। गहरी कलात्मकता को छोटे से वितान में समावेशित करने की क्षमता के चलते कहानी को पोक ने उपन्यास से श्रेष्ठ माना। उसने न सिर्फ पो की उपलब्धियां इसकी क्षमता में अभिव्यक्त होती है, उसने न सिर्फ जासूसी कहानियों का आविष्कार किया जिनमें किसी आपराधिक गुत्थी को सुलझाने और न्याय की स्थापना के लिए तर्कना और विवेकशीलता का आश्रय लिया जाता है, बल्कि वह इनके विरोधी मूल्यों पर आधारित डरावनी कहानियों का भी अत्यंत कुशल रचयिता था जिसमें अतार्किक, अजीबोगरीब, मनगढ़ंत और ऊल जलूल किस्सों का प्रयोग, क्रूरता, विभत्सता और बदले की व्यक्तिगत भावना से युक्त काल्पनिक घटनाओं की अभिव्यक्ति के लिए होता है। हॉर्थन की तरह पो ने भी कहानी में आम बोलचाल की भाषा में कम रुचि ली और प्रतीकात्मक भाषा का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया। यह कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका में रोमानी कहानी का जो सिलसिला इरविंग से शुरू हुआ वह हॉर्थन की कहानियों से गुजरकर अपना सर्वोच्च शिखर पो की कहानियों में प्राप्त करता है। पो की महत्वपूर्ण कहानियाँ कुछ द मदर्स इन द रियू मार्ग और द गोल्डबर्ग ऐसी ही थी। पो की कहानी को नैतिक आग्रह से मुक्त रखने के पो जो थे वो कहानियों को नैतिक आग्रह से मुक्त रखने के पक्षधर थे मगर हरमन मेलविल ने कहानी और नैतिकता के गहरे संबंध को शिद्दत से रेखांकित किया। मेलविल ने कहानी में जो नए प्रयोग किए वह उस समय ज़्यादा ध्यान आकृष्ट नहीं कर पाए, मगर 20वीं शताब्दी में उन्हें अमेरिकी कहानी के सबसे कुशल और सबसे दक्ष लेखक के रूप में पहचाना गया। इसके बाद पढ़ते हैं 19वीं शताब्दी के अंत में यथार्थवाद के उदय के साथ अमेरिकी कहानी में महत्वपूर्ण मोड़ आता है। अमेरिका गृह युद्ध के दौरान यथार्थवाद ने कथा साहित्य पर प्रभुत्व स्थापित किया। यथार्थवादी कहानी के आधारभूत लक्षणों को निर्धारित और परिभाषित करने में न्यू इंग्लैंड की अमेरिकी लेखिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका सदैव अविस्मरणीय रहेगी। इसके अतिरिक्त दक्षिण के अमेरिकी व्यंग लेखकों का योगदान भी कहानी में यथार्थवाद की स्थापना की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। न्यू इंग्लैंड की अमेरिकी लेखिकाओं ने भी यथार्थवाद के लिए अलग तरह से रास्ता बनाया है। फिर इसके अलावा अमेरिका के महान यथार्थवादी लेखकों में विलियम डीन हॉवेल्स, हेनरी जेम्स और मार्क ट्वेन का नाम उल्लेखनीय है, मगर इनसे पहले भी कुछ लेखक थे जिन्होंने यथार्थवादी कहानियाँ लिखी। उनमें कुछ लेखकों का नाम भी है। हॉवेल्स, जेम्स और ट्वेन का यथार्थवाद उपन्यासों में असरदार अभिव्यक्ति प्राप्त करता है, मगर इनकी कहानी का यथार्थवाद भी उल्लेखनीय रहा है। हॉवेल्स की कहानी अडिस्था युद्ध विरोधी है और उस रोमानी कल्पनाशीलता का पुरजोर खंडन करती है जो युद्धोन्माद को उत्पन्न करता है। हेनरी जेम्स ने कलाकारों उनके सृजन धर्म के बारे में विचारोत्पक
उत्पादक कहानियां लिखी। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में अमेरिकी कहानी में प्रकृतिवाद की अभिव्यक्ति हुई। कुछ आलोचकों ने इसे यथार्थवाद की अपरिष्कृत अभिव्यक्ति माना, मगर यथार्थवाद और प्राकृतिकवाद में महत्वपूर्ण अंतर है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्राकृतवाद वैज्ञानिक निर्धारणवाद की साहित्यिक प्रतिक्रिया है जो मनुष्य को ऐसी बाह्य और आंतरिक ताकतों का शिकार मानता है जिन पर उसका नियंत्रण नहीं है और जिनको वह समझ भी नहीं सकता। जहाँ यथार्थवाद मनुष्य को यह छूट देता है कि वह जटिल परिस्थितियों के बीच अपना चुनाव कर सके, वहीं प्राकृतवाद मनुष्य को पूर्णतः परिस्थितिक गुलाम बनाते हैं, किसी भी तरह के चुनाव की छूट नहीं देता। प्राकृतिकवाद लेखक अपने अधिकतर समय ऊर्जा का निवेश मुख्य पात्रों बनाम पार्श्व भूमि और उससे उत्सर्जित होने वाली ताकतों के वर्णन में करता है। मानव व्यवहार का वर्णन करने के लिए वह पशुओं और मशीनों के बिंबों का इस्तेमाल करता है। प्राकृतवाद के अनुसार यह दुनिया मनुष्य के लिए एक खतरनाक और हिंसक जगह जिसमें रहते हुए वह अधिक से अधिक अपनी सीमाओं को समझने की गहरी अंतर्दृष्टियां ही विकसित कर सकता है। एक आंदोलन के रूप में प्राकृतवाद की उम्र अमेरिका में ज़्यादा लंबी नहीं रही, मगर उसने मानव अस्तित्व से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाए। क्या मनुष्य की हैसियत पशु या मशीन से अधिक है, या लगातार मानवीकृत होती दुनिया में हमें संपूर्ण मनुष्य बनने के लिए क्या करना चाहिए आदि। साथ ही 20वीं सदी के अमेरिकन कहानीकारों को प्राकृतवाद ने गहराई से प्रभावित किया। 19वीं सदी के आखिर के दशक में अमेरिकी कहानी में नए धरातल फूटते हैं। स्टीफन क्रेन के साथ अमेरिकी कहानी एक नए युग में प्रवेश करती है। क्रेन कहानी में आख्यान की विभिन्न तकनीकों के साथ महत्वपूर्ण प्रयोग किए। उन्होंने विसंगति, विडंबना और यथार्थ की प्रभाववादी अभिव्यंजना को कहानी की शैली में समावेशित किया। क्रेन ने दिल को छू लेने वाले ऐसे साधारण चरित्रों को रचा जो दुनिया की व्याख्या अपने सीमित दृष्टिकोण से करते, चाहे अप्रवासी बस्तियों की स्थापना और शहरीकरण की बात हो, पश्चिम में सीमांतों का विलोपन हो, युद्ध के दौरान संघर्ष हो या फिर जीवन की विसंगतियां हो। क्रेन की कहानियां उन प्रमुख भौतिक और सांस्कृतिक शक्तियों का विश्वसनीय चित्रण करती है जिन्होंने अमेरिकी संस्कृति को 19वीं सदी के अंत में रूपांतरित करने में अहम भूमिका निभाई। फ्रैंक नॉसिर और जैक लंडन 19वीं सदी के अंतिम दशक के अन्य महत्वपूर्ण कहानीकार। ये दोनों प्राकृतवाद के पुरोधा थे। इन दोनों ने अपनी कहानियों में अमेरिका की स्वप्न की असफलताओं को संबोधित किया। इन दोनों ने अमेरिकी बुर्जुआ समाज में पनपने वाली धन लोलुपता का चित्रण किया और धन की संस्कृति के शिकार लोगों के भौतिक यथार्थ और मानसिक दिवालियेपन के विश्वसनीय चित्र खींचे। 20वीं शताब्दी का आरंभ होते ही अमेरिका में कहानी एक महत्वपूर्ण, जीवंत और लोकप्रिय विधा के रूप में स्थापित हो चुकी थी, जिसके पाठकों की संख्या में भारी वृद्धि हो रही थी। अमेरिकी कहानी के इतिहास की दृष्टि से देखें तो 20वीं सदी में उसका विकास व्यापक पैमाने पर सामाजिक परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के बीच हुआ। यह सदी जब शुरू हुई तो घोड़ागाड़ी का युग था, मगर जब वह खत्म हुई तो मानव जाति तकनीकी के अत्यधिक विकास पर आधारित कंप्यूटर युग में प्रवेश कर चुकी थी। यानी 20वीं सदी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित भौतिक विकास अभूतपूर्व, आश्चर्यजनक और निर्बाध गति से हुआ। ऐसी भौतिक सुख समृद्धि समाज महज एक शताब्दी पहले अकल्पनीय थी। अमेरिकी साहित्य और संवेदना पर इस भौतिक समृद्धि का अतुलनीय प्रभाव पड़ा तथा अमेरिकी मनसा अब नहीं रहा जो पहले था। अमेरिकी मानस में आए इस निर्णायक प्रभाव को कहानी में बड़ी शिद्दत से दर्ज किया गया। कहानी अब भी वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। 19वीं सदी के अंतिम दशक में प्रचलित प्रणालियों को ही अपनाती रही। इसका सबसे सशक्त उदाहरण ओ हेनरी की द गिफ्ट ऑफ मैगी और द रैम्स ऑफ रेड चीफ जैसी कहानियां हैं, मगर जल्द ही इस बात की तरह
मनोरंजन प्रधान कहानियों का स्थान मानव यथार्थ के अंधेरे पक्षों का बयान करने वाली कहानियों ने ले लिया। परिस्थितियों के शिकार निम्न वर्गीय चरित्र को रचती प्रकृतवाद अभिव्यक्तियां सदी के पूर्वार्ध में जारी रही, मगर धीरे धीरे इनका प्रभाव कम होता गया। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस सदी के पूर्वार्ध की सर्वश्रेष्ठ रचनाएं प्रकृतवादी हैं। 1940 के बाद कहानी में प्राकृतवाद का पतन हो गया, मगर यथार्थवाद का वर्चस्व पूरी सदी के दौरान अभिव्यक्ति की एक प्रभावी प्रणाली के रूप में बना रहा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आधुनिकतावाद ने अमेरिका कहानी में महत्वपूर्ण बदलाव उत्पन्न किया। आधुनिकतावादी प्रभाव जैसे जैसे यूरोप में गहराता गया, अमेरिकी कहानीकार भी उससे प्रभावित हुए बगैर न रह सके। इस दौर के कहानीकारों में आधुनिकता का सबसे ज़्यादा प्रभाव अर्नेस्ट हेमिंग्वे पर पड़ा। हेमिंग्वे ने कहानी लेखन की आधुनिकतावादी पद्धति पर अपने दौर के युद्ध की विभीषिकाएं, मूल्यों का संरक्षण करने वाली पारंपरिक संस्थाओं का पतन और धर्म का पराभव जैसी सामाजिक और बौद्धिक चिंताओं का समावेश कर उसे व्यापक और विस्तृत स्वरूप प्रदान किया। हेमिंग्वे की कहानी के अधिकतर नायक अपने समय के घावों के शिकार हैं और उनमें से ज़्यादातर पारंपरिक मूल्यों में विश्वास खो चुकने के बाद जीने के नए तरीकों और व्यवहार की नई पद्धति की तलाश करते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं अमेरिका यहूदी कहानी के लेखकों में सॉल बेलो का नाम उल्लेखनीय है। बेलो ने हताशा को झेलते बौद्धिक मनुष्य की जिजीवसा को, उसके संघर्ष को, उसके भीतर हिलोरे मारती मानवीय भावनाओं के महत्व को बखूबी दर्शाया। बेलो की कहानी में असत्यवादी रोष की बजाय श्रद्धा, आशा, यदृच्छी विनोदप्रियता, यहूदी धर्म में निहित पीड़ा का बोध, विरक्ति से स्वीकृति की और नायकों के प्रयाण के साथ साथ तत्कालीन जीवन की असंगतियों और मूल्यों में आए पतन का चित्रण हुआ है। जॉन अपडाइक 20वीं शताब्दी के एक अन्य महत्वपूर्ण अमेरिकी कहानीकार हैं। इन्होंने अपनी गद्य शैली और यथार्थवाद के प्रति कटिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। इनमें 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों का विस्तृत और व्यवस्थित सामाजिक इतिहास मिलता। समय के अवमूल्यन के विरुद्ध उस संघर्ष का उन्होंने अपनी कहानियों को विषय बनाया जो लैंगिक और आध्यात्मिक उत्कंठाओं के जरिए अपने को प्रकाशित करता है, मगर जिसकी सर्वाधिक सफल अभिव्यक्ति कला और स्मृति में होती है। अगर 20वीं सदी के उत्तरार्ध में यौनिक स्वतंत्रता के बृहत्तर संदर्भ में अमेरिका मध्य वर्ग की घरेलू जिंदगी को देखना हो, बिगड़ते वैवाहिक संबंधों को देखना, उत्तरार्ध की बढ़ती आध्यात्मिक अनिश्चितता को देखना हो, या फिर सत्ता के विरुद्ध बढ़ते सामाजिक असंतोष को देखना हो, तो हमें अपडाइक की कहानियां पढ़नी होंगी। रेमंड कार्वर ने अमेरिकी कहानियों को नया अंग दिया। कार्वर की कहानियां अपने शिल्प की साधारणता और सहजता के लिए जानी जाती है। उनके नायक श्रमिक वर्ग से आते हैं, इसके बावजूद इनकी जो समस्याएं कहानियों में अभिव्यक्त होती हैं वह केवल श्रमिक वर्ग तक ही सीमित नहीं है। कार्वर ने तलाक, बेवफाई, आध्यात्मिकता, परायापन, शराबखोरी, दिवालियापन, अपनी जमीन से उखाड़ने का दर्द और अस्तित्व मूलक भयानकताओं को अपनी कहानी में दर्ज किया। अमेरिकी कहानी के शिल्प में अनूठे प्रयोग करने के लिए शेरवुड एंडरसन को हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने कथनांक के उथलेपन और उसकी यांत्रिकता का तिरस्कार कर कहानी की संरचना को पूर्ण रूप में बदल डाला। एंडरसन ने बोलचाल की अमेरिकी भाषा को मिलती जुलती कहानी की भाषा का प्रयोग बिना किसी लाग लपेट के किया। बीसवीं सदी में हर अमेरिकी साहित्य रूप की तरह अपनी कहानी में हाशिए पर पड़े दमित समुदाय के मुक्ति संघर्ष को स्वर दिया। कहानी ने अश्वेत स्त्रियों और यहूदियों के संघर्षों को अभिव्यक्ति दी और उनकी मुक्ति के स्वप्न को संजोया।
अफ्रीकी अमेरिकी कहानी की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति का आरंभ होता चार्ल्स डब्ल्यू चेस्टनट की कहानियों में। चेस्टनट ने अश्वेत अमेरिकियों की आवाज़ को एक नई आवाज़ के रूप में प्रतिष्ठित किया। अमेरिका में कहानी लेखन की यथार्थवादी परंपरा स्त्री कहानीकारों की सदैव ऋणी रहेगी। अमेरिका में 19वीं शताब्दी की लेखिकाओं ने कहानी में आंचलिकता को प्रतिष्ठित किया। 20वीं शताब्दी में स्त्री कहानीकारों ने कलात्मक पद्धति के रूप में यथार्थवाद को नई तरह से मांझा और उसका परिष्कार किया। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने सिर्फ उसी पे ध्यान दिया है कि अमेरिकी यहूदी कहानीकारों ने अपने अनुभवों को प्रामाणिक ढंग से अपने लेखन में व्यक्त किया है। अमेरिकी कहानी को प्रवासी लेखकों ने किस प्रकार समृद्ध बनाया है, इसका परिचय भी आप पढ़ सकते हैं। मतलब सिर्फ अमेरिका के लोगों ने ही नहीं, अमेरिकी जो प्रवासी लोग थे उन्होंने भी कहानी को एक समृद्ध दिया है। एशिया में कहानी